नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते ही हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट दे देते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय करवा दें। हमारे साथ धर्मेश भाटिया हैं एमिरेट्स एनवीडी से, किशोर नान्ने हैं मोतीलाल ओसवाल से, वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से और दिनेश सोमानी हैं प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज से। और साथ ही हमारे साथ आज एक खास मेहमान है आदित्य झुंझुनवाला, इस्मा के प्रेसिडेंट हैं, जिनसे हम शुगर सेक्टर को लेकर, शुगर उत्पादन को लेकर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली खबर शुगर के साथ ही शुरू कर लेते हैं। देश में नए शुगर सीजन में यानी 2023-2024 जो 1 अक्टूबर को जो नया शुगर सीजन की जो शुरुआत हुई है, वहाँ पिछले साल के मुकाबले 8% कम चीनी उत्पादन का अनुमान है और ये उत्पादन अनुमान इस्मा ने जारी किया है। आदित्य झुंझुनवाला साहब हमारे साथ मौजूद है। आदित्य जी, क्या लग रहा है, क्या वजह आप देख रहे हैं? क्या यील्ड जो उत्पादक एरिया थे वहां पर काफ़ी बारिश में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा, लंबे समय तक सूखे की स्थिति या ज़्यादा बारिश हो गई कुछ इलाकों में, इस वजह से यील्ड पर इस बार असर हुआ है, इस वजह से उत्पादन कम रहने वाला है? जहां तक उत्पादन का सवाल है, उत्तर प्रदेश में उत्पादन बढ़ोतरी हुई है, यील्ड भी बढ़ी है, एरिया भी बढ़ा है। केवल जहां पे कमी हुई है वो बेसिकली महाराष्ट्र और कर्नाटक के एरियाज में, स्टेट्स में हमको उत्पादन कम लग रहा है। वहां पे जिस तरह का बारिश की अनुमान था उस तरह से बारिश नहीं हुई है, तो जिस तरह से सूखा पड़ा है, बाढ़ग्रस्त हुआ है, उसकी वजह से महाराष्ट्र में और कर्नाटक में यील्ड प्रभावित हुई है। वहां हमें लगता है कि गन्ने के उत्पादन कम होगा। महाराष्ट्र और कर्नाटक दो मेजर स्टेट्स जहां पर कम उत्पादन का अनुमान है, लेकिन यूपी में पिछले सीजन से ज़्यादा उत्पादन की उम्मीद है। सर, आप लोगों ने जो अनुमान जारी किया 337 लाख टन का, अगर बिना डाइवर्जन के 2022-23 के आंकड़े देखें तो वो 366 लाख के आसपास था, तो उससे 8% कम है। डाइवर्जन का हालांकि अब तक सरकार ने अनाउंस तो किया नहीं है पूरे साल के लिए एथेनॉल को लेकर जो किस तरह का उन लोगों का प्रोक्योरमेंट रहने वाला है। क्या लग रहा है आपको, क्या जो पिछले साल 41 लाख टन का डाइवर्जन था वही डाइवर्जन इस बार भी उसी आसपास में रहने वाला है या ज्यादा हो सकता है? डाइवर्जन के लिए सरकार ने अपने आंकड़े दे दिए हैं। सरकार को 850 करोड़ लीटर एथेनॉल की आवश्यकता है, लेकिन रेट पे अभी निर्णय नहीं हो पाया है। तो जब तक रेट पे निर्णय नहीं हो पाता है, जिस प्रकार के हम लोग टेंडर, जो फैक्ट्रीज हैं टेंडर्स नहीं डालती हैं, तब तक सही आंकलन करना कि कितना डाइवर्जन होगा ये रेट पे डिपेंड करेगा। लेकिन हम डिपेंड आपको ये करता है, बताना अच्छी बात चाहते हैं आपने क्लियर कर दी कि रेट जब तक अनाउंस नहीं होंगे तब तक कितना डाइवर्जन हो सकता है, कितना वो चीनी स्वीटनर्स बनाएंगे और कितना एथेनॉल के लिए डाइवर्ट करेंगे। सर, आप बात कर ले रहे हैं जो खपत की और उत्पादन के जो नंबर से उसे देखते हुए 280 लाख टन के आसपास का हमारा सालाना औसतन खपत रहता है। क्या लग रहा है, क्या अब रूम नहीं बच रहा है? यहाँ से एक्सपोर्ट की जो पाबंदी चल रही है वो आगे भी जारी रह सकती है? आप लोगों का आकलन क्या है, या सरकार से आप लोगों की बातचीत चल रही है, नए सीजन में भी कुछ एक्सपोर्ट, कुछ कोटा मिल सकता है क्या? जहां तक एक्सपोर्ट की सवाल है, अभी एक्सपोर्ट इस करंट सिचुएशन में नहीं लगता है कि हम लोग किसी एक्सपोर्ट की पोजीशन में होंगे। जैसा कि हमने पहले भी कहा, हमारी पहली रिक्वायरमेंट कंज्यूमर है। अगर आप हमारा स्टॉक और कंजम्पशन देखें तो 337 लाख टन में, और जो हमारा कंजम्पशन है जो 280 लाख टन, हम काफी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। उसके बाद भी अगर हमारे पास करीब करीब 51 लाख टन चीनी सरप्लस होती है, जो कि हम डाइवर्ट कर सकते हैं एथेनॉल के लिए। तो अगर ओवरऑल देखें तो अपने भारत में बहुत, हम एक शुगर इंडस्ट्री बहुत सिचुएशन, एक बेटर सिचुएशन में है। जितना हमारे पास खपत है, जितना हमारा डाइवर्जन है, उसके बाद हो सकता है हमारे पास कुछ सरप्लस हो सके। उसके हिसाब से हम लोग सरकार पे वार्ता करेंगे। ओके, देखते हैं, मतलब और चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी अगले 1 महीने में, तो तब आप बात कर सकते हैं। सर, अब अगला सवाल मेरा होगा जो प्राइसेस को लेकर, यहाँ पर मिलों के प्राइसेस और जो इंटरनेशनल मार्केट के प्राइसेस है, एक बड़ा गैप है। क्या लग रहा है, यहाँ पर भी रूम है, यहाँ पर भी दाम ऊपर जा सकते हैं, या घरेलू सप्लाई पर्याप्त है तो यहाँ दाम अब ज़्यादा नहीं बढ़ने वाले हैं? नहीं, हमको लगता है कि जो घरेलू हमारे पास सप्लाई पर्याप्त है। जो हमारे भाव है ये इसी रेंज में ही प्राइसेस रहेंगे। कोई बहुत ज्यादा उतराव चढ़ाव की अनुमान नहीं लगता है। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और बताया कि शुगर सेक्टर को लेकर क्या हालात है। उत्पादन को लेकर आपने नया अनुमान जारी किया है और ये ग्रॉस चीनी उत्पादन 337 लाख टन रहने का अनुमान इस्मा की तरफ से जारी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्री मार्केट की बात करें तो जीरे की बात करना जरूरी है, क्योंकि जीरे में लगातार गिरावट दिख रही है। सितंबर के हाई से देखें तो करीब करीब 20,000 रुपए तक जीरा सस्ता हो चुका है। वंदना जी, क्यों गिर रहे हैं जीरे के दाम? इतनी गिरावट क्यों दिख रही है जीरे में?
विश्वमोहन जी, 2-3 चीज़ें यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट मुझे लग रही है। एक तो अपना एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ पे थोड़ा-सा डल पड़ा हुआ है और लगातार जब गिरावट आती है, तो एक उम्मीद मार्केट में भी जो लिवाली है वो थम जाती है कि थोड़ा और करेक्शन आएगा, तब यहाँ पे एक बाइंग जो है वो यहाँ पे उभर के आएगी। तो मेरे ख्याल से 20,000 से ज़्यादा तक की गिरावट हुई है और यहाँ पे सीज़नल डिमांड भी रहेगा और वेडिंग डिमांड वगैरह भी यहाँ पे आएगा। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे 40,000 एक 42,000 के लेवल पे एक सपोर्ट आता हुआ दिखना चाहिए और वहां से मुझे लग रहा है कि जीरे में फिर से एक बार बाइंग आनी चाहिए और इंटरनेशनल मार्केट में भी जो पैरिटी है वो यहाँ पे काफी कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। रही बात टर्की और सीरिया से, तो वहां का जो सप्लाई साइड है बहुत स्ट्रांग नहीं है, जो हम कह सकते हैं कि पूरा जो वर्ल्ड डिमांड है वो पूरा कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि गिरावट तो आ रही है, स्पॉट मार्केट पे भी एक डल सेंटिमेंट्स है जिसकी वजह से यहाँ पे गिरावट आ रही है और मुझे लग रहा है कि आने वाला फ्रेश अराइवल आने में काफी टाइम है, तो फिर से एक बाइंग जो है वो बनता हुआ दिख सकता है करीब 41-42 हजार के लेवल पे। ओके, दिनेश जी, आपको क्या लग रहा है जीरे में कितनी गिरावट आपको चार्ट पर और दिख रही है, और बाकी मसालों में क्या पसंद आ रहा है आज आपको? जी बिल्कुल, जैसे वंदना जी ने कहा कि सारे जो फैक्टर्स है, पिछले 3 महीने से एक्सपोर्ट डिमांड काफी कमजोर है और घरेलू बाजार में जितने भी स्टॉकिस्ट थे सारे बिकवाली के मोड में आ चुके हैं। 22,000 20,000 रुपए ऊपर से लेवल जब कोई जीरा गिरता है, कोई भी कमोडिटी अगर गिरती है तो एक पैनिक सा क्रिएशन हुआ है और इसी पैनिक के चलते इसमें बिकवाली कंटिन्यू होती आई है। हालांकि जैसे वंदना जी ने कहा कि 42,000 रुपए एक अच्छा लेवल है, दिसंबर या फिर दोनों भी कॉन्ट्रैक्ट एक ही रेट है अभी। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट लेने का यहाँ से पुल बैक रैलीज हम देख सकते हैं, बट ऐसे लॉन्ग टर्म तेजी बने ऐसी कोई संभावना अभी नजर नहीं आती है। हाँ, लेकिन कल हमने देखा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पे 40 तहसील में यहाँ पे ड्रॉट डिक्लेयर किया है, तो उसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि टर्मरिक एक ऐसा काउंटर है जो जिस एरिया में उगता है वहां पर ड्रॉट लाइक सिचुएशन है, तो टर्मरिक काउंटर एक बड़ा अच्छा बूम दे सकती है। यहाँ पर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 13,680 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। 14,200 का इसमें लक्ष्य देखा जा सकता है और 14,400 से ऊपर अगर ये निकलता है तो एक बड़ी तेजी की भी संभावना इसमें बनती है। तो हल्दी मेरा एक हॉट काउंटर है, टॉप पिक है आज के लिए। ओके, हल्दी टॉप काउंटर है, 14,000 पहला टारगेट है, उसके बाद 14,400 के ऊपर निकलता है तो बड़ी तेजी भी हल्दी में बढ़ सकती है टॉप काउंटर खरीदारी के लिए। जीरे में पुल बैक रैली आ सकती है, लेकिन ये तेजी लंबी अवधि के लिए टिकेगी कि नहीं ये कहना भी मुश्किल है। ये स्पाइसेस को आउटलुक लेकर अब एग्री मार्केट में ग्वारसीड और ग्वारगम में क्या व्यू है, क्या कॉल देंगे दिनेश जी आज? बिल्कुल, आज अगर सुबह का इसमें वॉल्यूम देखो तो दोनों काउंटर में नवंबर और दिसंबर में करीब करीब 8,000 टन का काम हो चुका है, तो एक मोमेंटम इसमें बना हुआ सा दिखता है। और वैसे भी 57,000 के नीचे की ग्वार ये मुझे लगता है कि डिस्काउंटेड रेट है, काफी अच्छा मौका है, एक दिवाली ऑफर के हिसाब से इसको देखा जा सकता है। अपसाइड 5950 नवंबर कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्दी देखने मिल सकता है। 5750 के आसपास इंट्राडे मौका मिलता है तो खरीदारी करना चाहिए। 5840 का इसमें इंट्राडे ही टारगेट देखने मिल सकता है और 5688 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो ये कॉल है आपकी ग्वार को लेकर, ग्वार से खरीदने की सलाह है 5,840 के टारगेट के लिए। चलिए अब गोल्ड सिल्वर का रुख कर लेते हैं, अहम दिन भी है, फेड का फैसला आना है। हालांकि बाजार डिस्काउंट करके चल रहा है कि 2023 में अब दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी, अगली बैठक अब दिसंबर में है आज के बाद। किशोर सर, क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर की चाल किस तरह रहेगी? इस बड़े इवेंट से पहले किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या सलाह है? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन। यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में खास करके थोड़ा बहुत वीकनेस रहना चाहिए आज इंट्राडे के लिए, स्पेशली जो पिछले 2-3 हफ्ते से जो रैली होने के बाद दो चीज हो रहे हैं। नंबर वन, इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा बैक स्टेज पे गया है ग्लोबल न्यूज प्लेटफॉर्म से। सेकंड इज दैट, जैसा आपने पहले बताया कि अभी फेड का मीटिंग शुरू हो रहा है। मेरे हिसाब से आई थिंक फेड के पास ये मौका है कि अभी भी हॉकिश साउंड करने का। मेरे हिसाब से उनका जो स्टेटमेंट है वो हॉकिश रहेगा। एक रेट हाइक अभी भी उन लोग मतलब टेबल पे रखेंगे, इन द सेंस कि अभी शायद नहीं करेंगे रेट हाइक, बट उसका गुंजाइश जारी रखेंगे। तो उस हिसाब से एक्चुअली मेरे हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आना चाहिए गोल्ड सिल्वर में। आज डॉलर इंडेक्स भी मजबूत है। गोल्ड आई थिंक दिसंबर वायदा 60,850 के आसपास बिकवाली का मैं सलाह दूंगा, 60,500 रुपए के आसपास का टारगेट के लिए। जहां तक सिल्वर की सवाल है, आई थिंक 71,400 के आसपास आप बेच के चल सकते हैं। 70,200 या 70,000 के आसपास तक भी आपका टारगेट हो सकता है डाउन साइड में। ओके, तो ये भी गोल्ड सिल्वर को लेकर आपका है। धर्मेश जी, आप क्या सलाह देंगे गोल्ड और सिल्वर में आज? धर्मेश जी, आप में थोड़ी सी गिरावट और जी बोलिए।
मैं भी काफी सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि गोल्ड में थोड़ी सी प्रेशर रह सकता है प्राइस में, और प्राइस यहाँ से अराउंड 1950 से लेकर 1955 डॉलर के इर्द गिर्द एक बार संभल सकता है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें रुपए के चलते, तो यहाँ से एटलीस्ट 300 से 400 रुपए की गिरावट आपको करंट लेवल से दे सकती है। मैं ज्यादा करके प्रेशर दूंगा चांदी की तरफ, क्योंकि चांदी अगर देखें तो काफी एक स्पाइक आ चुकी है, बट चांदी में भी स्टेबिलिटी नहीं देखने मिल रही है और प्राइस में यहाँ पे भी दबाव है। चांदी यहाँ से एटलीस्ट 20 से 25 सेंट इंटरनेशनल मार्केट में, और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 1000 रुपए की गिरावट आपको करंट लेवल से देखने मिल सकती है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर ये वॉर का सिनारियो कम होते रहा तो कच्चा तेल और कमोडिटी मार्केट में आपको प्रेशर देखने मिल सकता है और डॉलर यहाँ पे और मजबूत हो सकता है। ओके, यानी यहाँ से और प्रेशर दिख सकता है। 1000 रुपए तक चांदी यहाँ से और गिर सकती है। वंदना जी, आप क्या सलाह, आपको भी लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर आज बेचना चाहिए इंट्राडे में? जी विश्वमोहन जी, 2-3 डेवलपमेंट है यहाँ पे। एक तो वॉर प्रीमियम थोड़ा सा कम हुआ है, डॉलर इंडेक्स एक बार फिर 107 से ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहा है। कल काफी बढ़िया पुल बैक आया था डॉलर इंडेक्स में, और फोकस जो है अब यहाँ पे वॉर से हटके यहाँ पे आज और कल के लिए यहाँ पे रहेगा, फेड पे रहेगा। आज रात फैसला भी आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से इन सब चीजों का एक ट्रिगर जो है वो देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं, मुझे लग रहा है कि 1970 डॉलर तक लेवल्स जो है नीचे की तरफ आ सकता है। अगर डीप हुआ फॉल तो 1965 तक देखने को मिलेगा। घरेलू बाजार में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ पे और फॉल दिखा सकता है, तो 60,750 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। टारगेट बहुत बड़ा नहीं रहेगा मेरा, क्योंकि ओवरऑल अभी भी यहाँ पे प्लस साइड में है। तो 60,550 का यहाँ पे एक टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 60,825 का। सिल्वर में मैंने देखा है कि एक फॉल जो है वो स्टीप यहाँ पे आया है, लेकिन थोड़ा सा और करेक्शन का जो ध्यान है वो लग रहा है यहाँ पे कि सिल्वर में एक और फॉल आ सकता है। यहाँ पे 71,100 के करीब यहाँ पे सेलिंग की सलाह रहेगी। 70,500 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 71,350 का। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 70,500-400 के बीच में चांदी में एक सपोर्ट आता हुआ दिख सकता है। ओके, चलिए अब आप बता दीजिए गोल्ड में दिनेश जी क्या करना चाहिए आज इंट्राडे के लिए? जी बिल्कुल, 56,500 से ये रैली चल के आई है जो 61,500 तक गई। ऑलरेडी 5,000 रुपए की हमने तेजी देख चुके हैं। 1,000 रुपए का करेक्शन अगर इसमें डिप कहीं आता है तो मुझे लगता है काउंटर दोबारा स्ट्रॉन्ग बनेगा। 6580 एक बढ़िया लेवल है गोल्ड बाय करने का, जो हमें दोबारा 61,000 का लेवल दिखा सकता है, और 420 का स्टॉप लॉस, 6420 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और यानी दिनेश जी और वेट करेंगे, यहाँ से 300 रुपए की गिरावट और आएगी तो खरीदारी के मौके देखना चाह लेते हैं कच्चे तेल की, जहां पर आज दायरे में कारोबार हो रहा है। 85 डॉलर के आसपास ब्रेंट क्रूड है। अक्टूबर में ओपेक का उत्पादन बढ़ा है। नाइजीरिया और अंगोला के उत्पादन बढ़ने से 1.8 लाख बैरल प्रतिदिन की ये बढ़ोतरी हुई है, और यूएस का भी मंथली उत्पादन रिकॉर्ड लेवल पर है। अगस्त में 1.3 करोड़ बैरल का उत्पादन के नंबर ये ने जारी किया है, और साथ ही जिस तरह के चीन के नंबर से उससे वहां पर डिमांड को लेकर चिंता। किशोर सर, क्या लग रहा है कच्चे तेल की चाल आपको क्या दिख रही है, कैसे ट्रेड करें यहाँ पर? आई थिंक विश्वमोहन, जैसा आपने बताया कि साइड अभी भी ठीक ठाक है, कोई इशू नहीं है। और दूसरी साइड है कि आज डॉलर में जो मजबूती है बिकॉज ऑफ प्रोबेबली हॉकिश स्टैंस हो सकता है फेड की तरफ से, तो जो डॉलर में मजबूती है वो भी थोड़ा बहुत नेगेटिव प्ले कर रहा है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा हायर लेवल पे मिलता है। नवंबर वायदा 6,820 के आसपास में बिकवाली का सलाह दूंगा। डाउन साइड में 6700 के आसपास का टारगेट हो सकता है, एंड अप साइड में 6900 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, यानी यहाँ पे और थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है। 6700 के टारगेट के लिए आपको बेचना चाहिए क्रूड। धर्मेश जी, आपको भी लग रहा है क्रूड में और दबाव बढ़ेगा? डेफिनेटली अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था कि जब वॉर होता है तो कच्चे तेल में प्रेशर आने मिलता है, और यही हुआ कि कच्चे तेल में और प्रेशर हुआ। प्राइस ऑलमोस्ट 90 डॉलर से लुढ़क के 81 डॉलर तक आ चुका है प्राइस में। अगर आप देखें तो डॉलर इंडेक्स भी काफी जोर में है। 2024 अगर आप देखें तो इलेक्शन है, इंडिया में भी है और यूएस में भी है, प्लस इन्फ्लेशन जब हाई होता है तो कच्चे तेल को ज्यादा प्रेशर देखने मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये जो वॉर प्रीमियम जो था $10 का, वो आप देख सकते हो कि डिमिनिश हो रहा है और नीचे आ रहा है, और ये और प्रेशर आ सकता है। अगर आप लास्ट 1 साल का भी डेटा निकाल के देख ले कि नेक्स्ट 2024 दिसंबर तक के भी प्राइस यहाँ से ऑलमोस्ट $10 नीचे चल रहे हैं। इसका मतलब है कि मार्केट पूरा बैकवर्डेशन में है, और यहाँ पे किसी को भी तेजी लग नहीं रही है, ना पे इंडस्ट्री में ना तेल में। जो भी सप्लाई है वो कम कर करके प्राइस को स्टेबल किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं
गल्फ रीजन में रहता हूँ, यहाँ पे जो लाइव ब्लड है यहाँ पे वो कच्चा तेल है, बट यहाँ पे अगर देखें तो प्रेशर यहाँ पे भी काफी हाई है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे जो कमजोरी है वो जारी रह सकती है और यहाँ पे प्राइस और $2 यानी 79 से लेकर $77 लुढ़क सकता है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 200 से 300 रुपए के स्तर यहाँ पे निचले और लेवल आ सकते हैं। तो मैं सेल की सलाह दूंगा करंट लेवल पे भी। ओके, वंदना जी आपकी कॉल क्या है, और ऑप्शन में कोई ट्रेड हो क्रूड में तो वो भी बताइएगा। कि यहाँ पे प्रेशर कंटिन्यू रहना चाहिए 67-75 के करीब। यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। 6700 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 6810 का होगा। ऑप्शन की आपने बात कही है तो मुझे लग रहा है कि एनजी में बेटर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है और वहां पे प्राइसेस फ्यूचर्स में तो लग रहा है कि 299 के करीब खरीदारी करनी चाहिए। 304 का टारगेट है, 297 का स्टॉप लॉस है। लेकिन एनजी के ऑप्शन में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस थोड़ा हायर साइड 330 340 जा सकता है, तो उसके हिसाब से 300 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं और करीब 16-17 रुपए के लिए ले 25 रुपए का टारगेट रखे। स्टॉप लॉस यहाँ पे 12 का लगाना होगा और मुझे लग रहा है कि विद इन अ वीक और 2 वीक टाइम ये जो प्रॉफिट है ये यहाँ पे अर्न हो सकता है। ओके, क्रूड आपको बेचना है, तीनों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, और लेकिन नेचुरल गैस यहाँ पर 300 के स्ट्राइक की कॉल खरीदनी है, यानी तेजी की उम्मीद एनजी में लग रही है। दिनेश जी आपकी कॉल क्या है, क्रूड में आप भी बेचना चाहेंगे आज? जी बिल्कुल, मैं एक बात बताना चाहूंगा सर कि अगर इतने जियोपॉलिटिकल टेंशंस में भी क्रूड ने कोई बड़ी लंबी तेजी का रुख नहीं लिया है, बस 3-4% एक डेज का स्पाइक आया, उसके बाद में निरंतर गिर रही है। अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ा भी ईज होता है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट मुझे लगता है क्रूड पर ही आना चाहिए। 6800 का एक बेस लाइन सपोर्ट था इंटरनेशनल में, $82 बहुत बढ़िया सपोर्ट था जो ब्रीच हुआ। डाउन साइड $79-77 मुझे लगता है, मतलब इंडियन मार्केट में आज करीब करीब मुझे लगता है 66-65 का लेवल देखने मिल सकता है। 6800 के आसपास आए तो इसमें बिकवाली करना चाहिए। 6865 की स्टॉप लॉस। मेटल्स में अब धीरे धीरे हल्की रिकवरी दिख रही है, हालांकि वो रिकवरी उस तरह की नहीं है जिसे आप ये सही तरीके से एस्टैब्लिश कर सके। 220 के आसपास जिंक है, कॉपर 707 के आसपास, 206 पे एल्युमिनियम है। किशोर सर क्या लग रहा है मेटल्स में, कहाँ आपको ट्रेड करने की आप कहाँ सलाह देंगे आज? आई थिंक सी ग्लोबली ना डेटा अच्छा चल रहा है, इकोनॉमिक डेटा में कोई खराबी नहीं है। ये थोड़ा सा बहुत जो चाइनीज का डेटा वीकनेस आया था वो थोड़ा बहुत सेंटिमेंट में नेगेटिव किया, बट मुझे लगता है कि बेस मेटल्स में जो तेजी है वो बरकरार रहना चाहिए। खास करके कॉपर में मैं थोड़ा सा अगर डिप्स में मिलता है 705 के आसपास में खरीदारी का सलाह दूंगा। 702 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 710 का टारगेट के लिए। ओके, 710 के लिए कॉपर पसंद है। धर्मेश जी आपको मेटल्स में क्या पसंद है आज? देखिए मेरी हॉट पिक रहेगी जिंक। अगर आप देखिए जिंक की जो चाल है वो काफी सीमित दायरे में और 220 के इर्द गिर्द घूम रही है। अगर आप इसके प्राइस वॉलेटिलिटी देखें तो ये पिछले 6 महीने पहले 300 के लेवल पे टिकी हुई थी, तो यहाँ पे डाउन साइड रिस्क काफी लिमिटेड है और अगर थोड़ी भी रिकवरी आती है तो ये सबसे ज्यादा भाग सकता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा 219 या 220 का जो स्तर है करंट लेवल पे बाय करके चल सकते हैं। पोजिशनली 215 के स्टॉप लॉस अगर इसे होल्ड करे 1-1.5 महीना तो ये 230 तक के स्तर दिखा सकती है। तो डाउन साइड रिस्क काफी लिमिटेड है, बट हायर साइड इसमें काफी क्षमता है इसमें ऊपर जाने की। ओके, आप वंदना जी आप कहाँ ट्रेड करेंगी आज बेस मेटल्स में? विश्वमोहन जी मुझे लग रहा है कि मैं धर्मेश से अग्री करती हूँ क्योंकि यहाँ पे काफी फॉल आ गया है जिंक में, तो पोजिशनली एक बाय बनेगी, लेकिन इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर अभी यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है और ये प्ले कर रहा है 220 से काफी ज्यादा, कभी ऊपर क्लोजिंग होती है कभी नीचे होती है। मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिख सकता है। 220 के करीब सेलिंग की सलाह रहेगी। 218 का यहाँ पे एक टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 221 का, लेकिन जो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का ध्यान रखते हैं उनके लिए यहाँ पे निश्चित तौर से पोजिशनल बाइंग का समय। ओके, यानी पोजिशनली अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं, लेकिन आज इंट्राडे के लिए 2 रुपए नीचे के टारगेट के लिए आप यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह आ रही है। दिनेश जी आपकी कॉल क्या है बेस मेटल्स में आज? चार्ट पर कॉपर सबसे स्ट्रॉन्ग लगता है मुझे। 705-705.50 के आसपास कॉपर बढ़िया एक बाय करने का मौका रहेगा। 711 और 714 रुपये 50 पैसे का इसमें लक्ष्य देखा जा सकता है। 698 एक बहुत बेसलाइन सपोर्ट है, इससे नीचे भी हाल फिलहाल जाता नजर नहीं आता है। इसमें एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है जो रिकवरी काफी फास्ट दे सकता है, तो मुझे लगता है कॉपर एक बेस्ट पिक है आज। ओके, शुक्रिया दिनेश जी आपका, वंदना जी, धर्मेश जी और किशोर सर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुनाफे की मंडी में इतना ही।